जून की 24 तारीख है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उम्मीद पोर्टल जो वफ़ तरमीमी बिल यानी वफ़ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये तय पाया कि उम्मीद पोर्टल में हर वफ़ अपना अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। यानी कि जितने पुराने वफ़ हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड रिकॉर्डेड हैं एनरोल्ड हैं वफ़ बोर्ड में, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो कानून ये पास हुआ कि जितने भी एनरोल्ड रिकॉर्डेड रजिस्टर्ड वक्फ जायदाद वक्फ प्रॉपर्टीज़ वक्फ स्टेट्स हैं पश्चिम बंगाल में और बाकी दिगर जितने स्टेट्स हैं इंडिया में, उसमें हर स्टेट अपने अपने स्टेट में वक्फ बोर्ड के अंडर में उम्मीद पोर्टल में अपनी जायदाद आज के दिन उस जायदाद का स्टेटस क्या है उसको लोग मुतवल्लीज़ या मुतवल्ली कमेटी जो ज़िम्मेदारान हैं हर एक इंडिविजुअल वक्फ स्टेट के वक्फ जायदाद के, वो लोग उम्मीद पोर्टल में अपने अपने मैंने इसको कहते हैं रिकॉर्ड्स अपने अपने ज़मीन अपने जायदाद अपने वक्फ के का पूरा रिकॉर्डिंग को अपना अपलोड करेंगे। तो उसका आज आखिरी दिन है, 24 जून 2026 आखिरी दिन है। जो 6 महीने का वक्त दिया गया था वो वक्त आज ख़त्म हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ सबों को कि ये वक्त आज जो ख़त्म हो रहा है अपलोड करने का, इसके बाद क्या होगा, या जिन लोगों ने अपलोड नहीं किया है या किसी भी वजह से अपलोड करने में नाकाम रह गए हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। मैं मुतवल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाया हूँ इसलिए कि मैं चाहता हूँ लोगों को मालूम हो जाए कि आज आखिरी दिन है, इसके बाद क्या होगा। बहुत सारे लोग मेरे पास जिन लोग फ़ोन कर रहे हैं आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि इसके बाद क्या होगा, आज जो आखिरी दिन के बाद जो उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन और नहीं हो पाएगा। तो मुझे बताना ज़रूरी ये है सबों को कि 24 तारीख़ आज लास्ट डे उम्मीद पोर्टल में जो लोग ऑलरेडी अपलोडेड किया, जिन लोगों ने कर लिया है, जो जिन लोग एनरोल्ड थे और जिन लोगों ने नहीं किया है, उनके लिए आगे क्या करना चाहिए। तो ज़रूरी ये है समझना कि उसी उम्मीद पोर्टल में एक और डोमेन है जिसमें न्यू वफ़ रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्मेट बना हुआ है कि जिन लोगों ने भी वक्फ बोर्ड में पहले कभी अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को, जिन लोगों ने वक्फ बनाया अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, एनरोल नहीं कराया, उनके लिए आज भी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल में वक्त है और अभी तक कोई इसका डेडलाइन नहीं है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन तो आप कर ही सकते हैं, जब तक जो है उसका डेडलाइन नहीं ऐलान कर दिया जाए। तो मेरी गुजारिश है उन सबों को कि जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड में एनरोल नहीं कराया। अब सवाल ये है कि लोग पूछते हैं कि क्या ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि वक्फ एक्ट के तहत या वक्फ कानून के तहत जिन लोगों ने वक्फनामा बनाया, वक्फ डीड बनाया है, अपनी ज़मीन को वक्फ कौन कर सकता है? जो लोग अपनी चीज़, किसी और की चीज़ नहीं बल्कि अपनी चीज़ को अल्लाह के लिए एक नेक काम के लिए वसीयत करके जाते हैं कि मेरी ये ज़मीन, मेरी ये जायदाद जो है ये रिलीजियस, पायस एंड चैरिटेबल जो मकसद है उसके लिए ये इस्तेमाल होती रहेगी ता क़यामत, यानी कि उसके मर जाने के बाद भी उसकी चीज़ से ये नेक काम होते रहेंगे। ये वसीयत यानी वक्फ डीड बना के जो लोग गए उनके लिए इनको ये बताना ज़रूरी है कि वो
वक्फ हो चुका वक्फ कानून के तहत, और वो कोई दूसरे कानून के तहत उसको ट्रस्ट एक्ट हो या सोसाइटी एक्ट हो उसको नहीं माना जाएगा। तो ये लाजमी हो जाता है उन पर कि वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड में और उम्मीद पोर्टल में अपने उस वक्फ को अपलोड कर लें। ये मैं कह रहा हूँ न्यू रजिस्ट्रेशंस के लिए, जिन लोगों ने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है, अभी भी वक्त खुला है। रह गई बात एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बताने की ज़रूरत है मुझे आप सबों को, कि इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है, लोगों ने पूछा है, सवालात आज भी पूछते हैं कि बहुत सारे रिलीजियस एंड चैरिटेबल काम के लिए लोगों ने मदरसा, मस्जिद, इमामबाड़ा, खानका, ईदगाह बना के रखा है, लेकिन वो वक्फ एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया उन लोगों ने और सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया है। तो पिछले जो वक्फ एक्ट 1995 वक्फ एक्ट था उसके तहत सेक्शन 40 था जो इस नए अमेंडमेंट में डिलीट कर दिया गया है। सॉरी, उस सेक्शन 40 के तहत अगर किसी ने भी रिलीजियस पायस चैरिटेबल काम के लिए अगर अपनी चीज़ को ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटी एक्ट में अगर बना के रखा था तो वक्फ बोर्ड उसको अपने अंडर में ले सकता था, उसको सम्मन कर सकता था, उसको लाजिम था कि वक्फ एक्ट के तहत अपने अंडर कर ले। लेकिन एक अच्छी बात यह है उन लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि उस सेक्शन 40 को डिलीट ओमिट कर दिया गया है पूरी तरह। अब इसकी वजह क्या है ये तो वही लोग जानते हैं जिन लोगों ने उसको ओमिट किया है, डिलीट किया है। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ा छूट है कि उन लोगों को और वक्फ एक्ट के तहत वक्फ में उसको रिकॉर्ड नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो लोग उस एक्टिविटी, अपने उस रिलीजियस पायस चैरिटेबल काम को ट्रस्ट एक्ट के तहत और सोसाइटी एक्ट के तहत उसको अभी भी कायम रख सकते हैं। इट इज़ वैलिड, कानूनन वो वैलिड है, जायज़ है, उनको वही फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि न्यू एक्ट में सेक्शन 40 डिलीट कर दिया गया है। हुकूमत चेंज होने के बाद पश्चिम बंगाल में जो हुकूमत में तब्दीली आई, पुरानी गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट आई, तो नई गवर्नमेंट आने के बाद क्या वक्फ बोर्ड डिज़ोल्व हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट ने एक जनरल नोटिस यानी सर्कुलर जारी किया सब डिपार्टमेंट्स में। जो नई सरकार जब आई तो उन लोगों ने एक सर्कुलर जारी किया सारे डिपार्टमेंट को। वो सर्कुलर का डेट है 13/5/2026, जिसमें उन्होंने लिखा कि जितने भी नॉन स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं और बोर्ड्स हैं, चेयरमैन हैं, इन लोग फंक्शन नहीं करेंगे, वो वैलिड नहीं रहेगा और वो डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन हमारा कहना है कि वक्फ बोर्ड जिसका फॉर्मेशन होता है स्टैट्यूट के तहत, वक्फ बोर्ड इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। पहली बात ये समझना है, उसके एक कानून के तहत सेंट्रल एक्ट के तहत वो कायम किया जाता है। तो वक्फ बोर्ड का अभी भी टेनर यानी उसका जो 5 ईयर साइकिल जो है 5 साल का, उसमें 1 साल अभी भी बाकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सर्कुलर जो जारी किया नई सरकार आने के बाद, वक्फ बोर्ड ने काम करना बंद कर दिया, चेयरमैन साहब ने आना छोड़ दिया, बाकी मेंबर लोग ने आना छोड़ दिया, वक्फ बोर्ड फंक्शन नहीं कर रहा है, एज इफ़ वो सर्कुलर उन पर भी लागू हो गया। जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 13, 14, 15 और 16 जो है वक्फ एक्ट का, जिसमें वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फॉर्मेशन, उसकी वैलिडिटी, उसका फंक्शन जिसके बारे में लिखा हुआ है, उसके तहत वक्फ बोर्ड
कभी डिज़ोल्व नहीं होगा जब तक 5 साल का वक्त पूरा नहीं हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, नई सरकार आई, अब वक्फ बोर्ड ने फंक्शन करना छोड़ दिया। तो मेरा सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? इसके वजह से किसका नुकसान हो रहा है? आज जो वक्फ बोर्ड जो बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी जो गवर्नमेंट की नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स से कायम होती है, उसने क्यों बंद कर दिया फंक्शन करना? जबकि वो सर्कुलर जो इशू हुआ नई सरकार आने के बाद, वो सर्कुलर इस पर लागू नहीं होता है। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान मुतवल्लियों का हो रहा है। वहाँ आज हियरिंग नहीं हो रहा है, कोई मामला वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है, कोई जितने हज़ारों एप्लीकेशंस पड़े हैं पेंडिंग, इसका नुकसान का भुगतान कौन करेगा? वक्फ बोर्ड में जितने मामलात मसले होते थे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेके, वहाँ पहले हियरिंग होता था, वहाँ फ़ैसला होता था, उसके बाद मैटर आगे अपर जुडिशल फोरम में जाता था, जैसे वक्फ ट्राइब्यूनल में और फिर हाई कोर्ट में। लेकिन वक्फ बॉडी अगर फंक्शन नहीं करेगा तो फिर कैसे मसले हल होंगे? इतने हज़ारों मसले हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि जो भी सरकार जब भी आई, उसने वक्फ के लिए कभी अच्छा नहीं सोचा। वजह ये है कि जितने भी चेयरमैन पहले आए, मुझे अच्छी तरह याद है इस बात को कि पिछले जो चेयरमैन थे अब्दुल गनी साहब, जस्टिस अब्दुल गनी साहब, उन्होंने हमसे कई बार ये बात कही, फ़ोन करके भी कही, ऐसे भी कही कि वक्फ बोर्ड को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए कम से कम 100 स्टाफ चाहिए। जो कलकत्ता में हेड ऑफिस है पूरे पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर सिर्फ 25 स्टाफ भी प्रॉपर नहीं है। तो सारे जो मामलात हैं, जितने वक्फ प्रॉपर्टीज़ पूरे पश्चिम बंगाल में एक स्टेट में, उसको संभालने के लिए, उस प्रॉपर्टीज़ को सही तरीके से उसका मैनेजमेंट देखने के लिए 100 स्टाफ चाहिए। वो लिख लिख कर परेशान हो गए 99 में स्टेट गवर्नमेंट को, उस वक्त की जो चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन उन लोगों ने एक कान में उसका एक ये भी नहीं दिया। हाँ, उन्होंने कोई अटेंशन नहीं दिया उनकी बातों का। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से कैसे फंक्शन करेगा वक्फ बोर्ड। हम लोग बात करते हैं मिसमैनेजमेंट की, तो मिसमैनेजमेंट तो होना ही होना है। आज जो करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, किस वजह से? बहुत सारी वजह है, जिसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आज स्टाफ का स्ट्रेंथ वक्फ बोर्ड में 100 से ज़्यादा चाहिए, आज वहाँ 25 भी स्टाफ नहीं है जो सारा काम देखेंगे, सारा मामलात को देखेंगे। तो इसके लिए किसका नुकसान हो रहा है? इसका नुकसान वक्फ जायदाद को हो रहा है, मुतवल्लियों को हो रहा है। तो जो भी सरकार आती है, उन लोग कभी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ या वक्फ प्रॉपर्टीज़ के खुशहाली या मैनेजमेंट को लेके कोई भी काम ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो मैं मौजूदा सरकार से भी मेरी अपील है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी नया अमेंडमेंट हुआ है या वक्फ का कानून है, उसके मुताबिक वक्फ के साथ इंसाफ हो। इंसाफ क्यों हो? कि वक्फ अगर सही तरीके से बचा रहेगा, उसका सही डेवलपमेंट होगा, उसका यूटिलाइजेशन सही होगा, तो वक्फ प्रॉपर्टी से भी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। हर वक्फ प्रॉपर्टी टैक्सेस देता है, अपने इनकम से इनकम टैक्सेस देता है, उसके बाद वक्फ कंट्रीब्यूशन देता है 7%, 5% जो कंट्रीब्यूशन सालाना जो ग्रॉस इनकम से वक्फ बोर्ड लेता है हर मुतवल्ली से, हर वक्फ स्टेट से। तो उस पैसे से इसका मैनेजमेंट चलता है, इसका सारा निज़ाम चलता है, कोई अपने पास से नहीं करता है। तो बताना ज़रूरी ये है कि वक्फ जो है वो खुद अपने पैसे से, अपना कमाई से, अपने इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड वक्फ कंट्रीब्यूशन देता है बोल के वक्फ का मामला चलता है, वक्फ का देखभाल जो होता है, वक्फ बोर्ड चलता है। सवाल तो करें सवाल है सर कि अब तक कितने प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं बंगाल में। दूसरी बात है कि न्यू लीज मॉडल क्या है? वक्फ न्यू लीज मॉडल क्या है? न्यू लीज मॉड्यूल, हाँ, न्यू लीज मॉड्यूल के तहत अभी जो 95 में जो फैक्ट आया था, देखिए लीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
फॉर एनी वक्फ प्रॉपर्टी, इसका सवाल उठता है। इसलिए कि वक्फ प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ये है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। द प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाता है इनटू द ओनरशिप ऑफ ऑलमाइटी गॉड, यानी अल्लाह मालिक बन जाता है। तो जब अल्लाह मालिक बन जाता है तो अल्लाह के मालिकाना को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, उसको बेचा नहीं जा सकता है। सिर्फ लीज तक का उसको इजाज़त है कि इतने साल के लीज, कितने साल का, 30 ईयर्स लीज 1995 एक्ट के बाद का ये इजाज़त हुआ, जो अमेंडमेंट हुआ 2013 एंड 14 में, कि 30 साल का लीज दिया जा सकता है। तो ज़्यादातर वक्फ प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम इसीलिए है कि लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि भाई 30 साल का लीज लेकर हम क्या करेंगे। उतना पैसा अगर हम किसी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर लगाएंगे तो हमको पूरा रिटर्न मिलेगा, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी में अगर लगाएंगे उसके डेवलपमेंट के लिए तो हमको सिर्फ 30 साल का लीज मिलता है, जो 30 साल के बाद फिर आपको खाली कर देना है, छोड़ देना है। तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर गवर्नमेंट चाहे तो हर वक्फ प्रॉपर्टी डेवलप हो सकती है, उसमें इनकम पैदा हो सकता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा बेचने का या लॉन्ग लीज देने का, क्योंकि जब वो डेवलप हो जाएगी, बैंकों को गवर्नमेंट अगर कह दे कि भाई तुम्हें फाइनेंस करना है, जो आज बैंक नहीं करती है, बोलती है वक्फ प्रॉपर्टी पर हम लोग फाइनेंस नहीं करेंगे क्योंकि उसका टाइटल नहीं है, मालिकाना नहीं मिलता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि बहुत बड़ा हर्डल है, ये रुकावट है वक्फ प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट पर। तो ये सरकार अगर चाहे और सरकार अगर एक नोटिफिकेशन कर दे कि नहीं, कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी बनाना चाहे, डेवलप करना चाहे इनकम अपने बढ़ाने के लिए, क्यों इनकम बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जिस मकसद से वक्फ बना कि भाई रिलीजियस चैरिटेबल मकसद जो है, यानी बेवा, यतीम, मिस्कीन को सपोर्ट करने के लिए, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए अपने कम्युनिटी में। जबकि देखा जाए तो वक्फ प्रॉपर्टी में मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सभी बसते हैं, सभी रहते हैं एज टेनेंट, बहुत कम रेंट देकर रहते हैं, तो फ़ायदा तो सभी उठाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान फ़ायदा उठाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट, सरकार चाहे, ये सरकार के पूरे हाथ पर है, लेकिन ये सरकार चाहती नहीं, और चाहे तो हर बैंक को बोल दे कि तुम्हें फाइनेंस करना है, तुम्हें जो भी वक्फ प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट हो, तो वो फाइनेंस करने के बाद, वक्फ प्रॉपर्टी डेवलप होने के बाद जो इनकम आएगा, वो इनकम से वक्फ प्रॉपर्टी उसका लोन वापस कर सकती है, उस इनकम से, रेंटल इनकम से। उसको बेचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लॉन्ग लीज के देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब फाइनेंस होगा बैंक से और वक्फ प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी, तो उस डेवलप्ड प्रॉपर्टी से इतना इनकम आएगा, रेंटल इनकम, कि वो वक्फ स्टेट हो या मुतवल्ली, वो इनकम से, रेंटल इनकम से उसका बैंक का जो है किश्त भर सकता है, बैंक का लोन को वापस कर सकता है। लेकिन सरकार चाहती नहीं। इस बात को मैं चाहता हूँ कि ये बात सबों तक पहुँचे और सरकार तक पहुँचे कि बहुत आसान है अगर वो भलाई चाहती है वक्फ प्रॉपर्टी का। आज वक्फ प्रॉपर्टी डेवलप होती है तो फ़ायदा सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है, सारी कम्युनिटी का। जो लोग भी उसमें रहेंगे, लेंगे, रेंट पर हो, लीज पर हो, वो हर कौम के, हर मज़हब के लोग लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। আপনারা যে প্রেস কনফারেন্স করলেন, তো একটা পয়েন্ট হলো আপনারা বলেছেন যে যে ওয়াকফে যে লোক অফিস বেরিয়ার আছে, যে অথরিটি আছে, ওরা কাজ করছে না, ঠিক আছে। আর তো এই জন্য আপনারা কি করবেন, কি স্ট্র্যাটেজি আপনার হবে? বলিয়েগা कि আমরা তো চাই, আমরা স্টেট গভর্নমেন্টকে লিখতে চাই, আমরা যারা জড়িত আছে ওয়াকফ বোর্ড থেকে তাদেরকে আমরা সতর্ক করেছি বহুবার। আর আমরা চাই ওরা ফার্দার কি করবে সেটা নিয়ে আরও আলোচনার ব্যাপার আছে, আরও অতি চিন্তার ব্যাপার আছে, করে সরকারকে আমরা আবেদন জানাবো যেটাকে সঠিকভাবে, ঠিকভাবে কীভাবে কাজ করতে পারি আমরা। ব্যাস। আচ্ছা, আপনারা কিছু মেমোরেন্ডাম দেবেন, রিটেন মেমোরেন্ডাম ওদেরকে? নিশ্চয়ই, আমরা তো মেমোরেন্ডাম দেবার জন্য বসে আছি, আমরা সব রেডি করে বসে আছি মেমোরেন্ডামগুলো, নট অনলি টু দ্য মিনরিটিস ডিপার্টমেন্ট, মাদ্রাসা বোর্ড,
এখন যে মিনিস্টার হতে যাচ্ছেন বা হয়েছেন, সে ওনাকে আমরা জানাতে চাইছি কি কোথায় কোথায় দরকার আছে স্টেট গভর্নমেন্টকে স্টেপস নেবার জন্য। কেন ওয়াকফের যদি ভালো হয়, ওয়াকফ একটা পোর্শন, একটা মানে অংশ, এই দেশের অংশ। তো যদি একটা অংশ ডেভেলপ হবে, উন্নতি করবে, তো পুরো দেশ লাভ করবে।